आज अपन पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत या साधन। तो इतिहास उन घटनाओं का वर्णन है जो भूतकाल में घटित हो चुकी है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर या इकट्ठा करके अतीत के पुनर्निर्माण करने को इतिहास कहते हैं। ये तथ्य अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं जिन्हें इतिहास के स्रोत या साधन कहते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत गौरवमयी रहा है, किंतु इस युग का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक स्रोतों का अभाव रहा है। अतः पाश्चात्य विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन की बुद्धि ही नहीं थी या उनमें इसका अभाव था तथा वे इतिहास लेखन के प्रति उदासीन थे। इन विद्वानों में स्मिथ, एलिफिस्टन, मजूमदार, आर.एस. त्रिपाठी व अलबरूनी प्रमुख हैं। परंतु इन विद्वानों के मतों को अपन स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत की हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन भारत में रचित ग्रंथों, पुरातात्विक सामग्री, शिलालेख, ताम्रपत्रों, मुद्राओं में उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किंतु यह भी सत्य है कि प्राचीन भारत में ऐसे किसी ग्रंथ की रचना नहीं की गई जिसे इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी जा सके। इसका प्रमुख कारण यह था कि आध्यात्म समाज होने के कारण प्राचीन भारतीय लेखन का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक घटनाएं न होकर धार्मिक और साहित्यिक व सामाजिक था। संपूर्ण इतिहास की जानकारी के स्रोतों को अपन 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। तो ये जो 4 भाग है, इनमें पहला जो है वो है साहित्यिक स्रोत, दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा आता है ऐतिहासिक स्रोत और चौथा आता है विदेशियों के विवरण या वृत्तांत। तो साहित्यिक स्रोतों को भी अपन अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं: ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथों को भी अपन अध्ययन की दृष्टि से या जिन ग्रंथों को शामिल किया गया है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में, उनको हम निम्न प्रकार से पढ़ेंगे या ज्ञात करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है वेद। तो वेदों में आर्यों के क्रियाकलापों का वर्णन है। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, जिनका मुख्यतः विषय धार्मिक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इससे ही आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों के यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान को समझने के लिए यह सरल ग्रंथ लिखे गए थे। ये वेदों की टीकाएं हैं। ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश और गौपद प्रमुख हैं। फिर आते हैं आरण्यक। ऐसे ग्रंथों की रचना इस अध्ययन जो वन में किया जाता था। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनका अध्ययन व ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता हो। उपनिषदों से भारतीय दर्शन व बिंबिसार के पूर्व के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनकी रचना विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई है। वेदांगों से तत्कालीन धर्म व समाज की जानकारी प्राप्त होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन 6 वेदांगों से वैदिक ज्ञान का अध्ययन करना सरल हो जाता है। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी होती है और प्रमुख स्त्रियों में स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति
प्रमुख है। फिर आते हैं महाकाव्य, और महाकाव्यों में रामायण और महाभारत को सम्मिलित किया गया है, या रामायण या महाभारत आते हैं, और इनसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं पुराण। पुराणों से प्राचीन भारतीय इतिहास की, धर्म की, आख्यान, विज्ञान, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या लगभग 18 है। ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथ है उनमें मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड प्रमुख है। बौद्ध ग्रंथों में को भी अपन अध्ययन की दृष्टि से बांट सकते हैं, और इनमें सबसे पहले जो आते हैं वो पिटक ग्रंथ है। इनकी संख्या 3 है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। दूसरा आता है सूत्र पिटक, और सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों का सार है। फिर अब आता है अभिधम्म पिटक, और इसमें बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों का संग्रह किया गया है। फिर आती जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग 549 या 50 कथाओं का विवरण मिलता है, जिनमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। फिर ग्रंथ आता मिलिंद पन्हों, जिसमें मिलिंडर के समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता चलता है। दीपवंश व महावंश ग्रंथ, जिसमें मौर्य काल की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दिव्यावधान, मंजूश्री मूलकप व ललित विस्तार ग्रंथ भी ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथ पूर्णतः धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी ये महत्वपूर्ण है, और इन ग्रंथों में भद्रबाहु रचित परिशिष्ट पर्व, पुण्याश्रय कथाकोश प्रमुख है, और इनसे तत्कालीन राजतंत्रों और गणराज्यों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये थी साहित्यिक स्रोत। अब अपन पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत ऐतिहासिक जानकारी के। तो साहित्यिक स्रोतों से पुरातात्विक जो स्रोत है वो अधिक प्रामाणिक माने गए हैं, क्योंकि जहाँ साहित्यिक स्रोत मौन होते हैं वहाँ पुरातात्विक स्रोत स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इनमें अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं प्रमुख हैं। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये तत्कालीन रचना होते हैं, उसी समय के शासक के समय लिखे होते हैं, और उस समय के राजाओं के शासनकाल में ही इनकी रचना की गई होती है। इनसे राजनीतिक, धार्मिक, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, राजाओं के चरित्र, उनकी रुचियाँ, उनके व्यक्तित्व की जानकारी आदि होती है। अभिलेख शिलाओं, स्तंभ लेखों, धातु पत्रों, प्रस्तर, पट्टों, स्तूपों, मंदिरों आदि की दीवारों पर प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों की भाषा पाली, प्राकृत व संस्कृत के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु भी है। इनकी जो लिपि है वो ब्रह्म लिपि है और खरोष्ठी लिपि है। प्रमुख अभिलेखों में अशोक के अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरौली लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी पाषाण स्तंभ, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति प्रमुख अभिलेखों में गिनी जाती है।
इसके अलावा एशिया माइनर में बोगास कोई का अभिलेख भी विदेशी अभिलेखों में प्रमुख स्थान रखता है। फिर आते हैं स्मारक। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक स्थिति की अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्र की जानकारी अधिक होती है। मंदिर, स्तूप व अन्य स्मारकों से तत्कालीन धर्म, आध्यात्मिक भावना और कला की भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से सिंधु सभ्यता का पता चलता है। तक्षशिला की खुदाई से पता चलता है कि यह नगरी 3 बार बसी व 3 बार नष्ट हुई है। पाटलिपुत्र खुदाई से मौर्यों के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है। मौर्य युग में वास्तुकला एवं स्थापत्य कला में लकड़ी का अधिक प्रयोग किया गया था। झांसी में देवगढ़ व कानपुर में भीतरी गांव के निकट प्राप्त मंदिरों से गुप्तकालीन संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी तत्कालीन कला का उत्कृष्ट प्रमाण है। इनके अलावा सांची, बरहुत, महाबलीपुरम, नासिक व कार्ले से भी अति महत्वपूर्ण स्मारक प्राप्त हुए हैं। विदेशी शासकों से भी विदेशी स्मारकों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।